हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी एग्जाम के लिए ये जो कौटिल्य बुक है इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको चाल एवं वेग के सारे क्वेश्चन, स्पीड एंड वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, इसके पहले हमने मात्रक एवं मापन, द्रव्यमान, भार तथा घनत्व और कार्य तथा ऊर्जा, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ये चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके थे। आज हम चाल एवं वेग के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है हमने बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, विजय घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते हुए जाता है। वह उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता है। तो पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, विजय जो है वे घर से ट्यूशन तक 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है। ठीक है, ये 10 मीटर साइकिल चलाते हुए गया, फिर 5 मीटर दुकान तक साइकिल चलाते जाता है। फिर यहाँ से 5 मीटर वो कहाँ गया? दुकान गया। दुकान तक गया कितना? 5 मीटर। अब वह उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता है। मतलब यहाँ पे था वो, यहाँ से फिर वापस आता है वो समान दूरी तय करते हुए यहाँ पे। तो पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, गया कितना? 10 और 5 15 और आया कितना? 10 और 5 15। मतलब कुल लंबाई कितनी होगी? 30 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 30 मीटर जो होगी कुल लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहा 50 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक और उसी सीधे पथ के अनुदिश वापस तैरकर 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करती है। उसका औसत वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, मतलब कुल विस्थापन बटे समय। अब ये जो है नेहा, एक 50 मीटर पुल है, एक 50 मीटर लंबा पुल है जिसमें तैर रही है। वह पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक और उसी सीधे पथ के अनुदिश वापस तैरकर, मतलब यहां से तैरकर वो यहां तक गई और वापस यहां से तैरकर वो यहां पर आ गई। और कितना समय लिया उसने? 1 मिनट लिया। तो 100 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब देखो, गई 50 आई 50, तो 100 मीटर की दूरी तय कर ली। तो उसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब दोस्तों, जो नेहा है वो प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करी और वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ गई, तो विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है और फिर उसी सीधे रास्ते से वापस आती है। उसकी यात्रा का औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग हमसे पूछा है और औसत वेग जानते हैं आप क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। अब सिमरन 1 मिनट में 60 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब वो यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी तय करती है? 60 मीटर की दूरी तय करती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और फिर उसी सीधे रास्ते से वापस आती है। अब गई यहां से यहां तक थी और वापस फिर आ गई उसी रास्ते से यहां पर। तो उसकी यात्रा का औसत वेग। अब दोस्तों, औसत वेग मतलब विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है? हमारा 0 है, क्योंकि ये तो प्रारंभिक बिंदु पे आ गई। प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट की और वापस प्रारंभिक बिंदु पे आ गई, तो विस्थापन हमारा 0 हो गया। जब विस्थापन हमारा 0 हो गया तो क्या बोलते हैं? औसत वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीयू 9 AM पर कार से अपने ऑफिस पहुंचने के लिए निकलती है, जो 20 किलोमीटर दूर है। वह शुरुआती 10 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और 10 AM पर अपने ऑफिस पहुंचती है। पीयू की गति डैश होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों, पीयू 9 बजे सवेरे अपने कार से अपने ऑफिस के लिए निकलती है, जो 20 किलोमीटर दूर है। वह शुरुआती 10 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। अब जो शुरुआत की 10 किलोमीटर की दूरी है वो कितने मिनट में तय कर रही है? वो 30 मिनट में तय कर रही है। कितने मिनट में? 30 मिनट में। और
10 AM पे, 10 AM पर मतलब 1 घंटे बाद वो ऑफिस पहुंच जा रही, 9 बजे निकली 10 बजे पहुंच गई, मतलब अगली जो 10 किलोमीटर की दूरी होगी उसने 30 मिनट में ही तय की होगी। कितने मिनट में तय की होगी? 30 मिनट में। तो पीहू की गति क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब दोस्तों, जो पीहू है वो समान समय में समान दूरी तय करती है, तो पीहू की गति कैसी होगी? एक समान ही तो होगी, क्योंकि पहले 10 किलोमीटर की दूरी उसने 30 मिनट में तय किया और अगली 10 किलोमीटर की दूरी भी उसने क्या किया? 30 मिनट में ही तय किया। तो मतलब वो समान गति से चल रही, मतलब एक समान गति से चल रही, तभी तो वो दोनों गति को 30-30 मिनट में पूरी कर रही है। तो जो पीहू की गति होगी वो क्या होगी? एक समान गति होगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? दोस्तों, एक समान गति का उदाहरण कौन सा है? तो एक समान गति का उदाहरण है सीधी पटरी पर अपरिवर्ती चाल से चलती हुई रेलगाड़ी जो है, ये एक समान गति का उदाहरण है। परिवर्ती चाल से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक, दोस्तों परिवर्ती चाल है मतलब उसकी चाल परिवर्तित हो रही है, तो वो तो एक समान गति का उदाहरण होगा नहीं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गतिमान वाहन, अच्छा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होगा तो वहां पे जो वाहन चलेगा कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी रुक जाएगा, तो यहाँ पे एक समान गति हो नहीं सकती। ढलान से लुढ़कती हुई गेंद की बात करें, अब गेंद को हमने ढलान से लुढ़काया तो कहीं पे वो धीरे होगी, कहीं पे बहुत तेज होगी, तो ये भी हमारे एक समान गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक समान गति की यदि हम बात करें तो वह गति जिसमें कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, अर्थात उसकी चाल अपरिवर्ती होती है, तो यही क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। परिवर्ती चाल से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक की चाल बदल रही है, इसलिए एक समान गति नहीं है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गतिमान वाहन को बार बार रुकना पड़ता है, तो ये भी एक समान गति का उदाहरण नहीं है। उसी प्रकार सभी का हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है। वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति होती है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, दोस्तों ये भी सही बात है। पार्क में कोई यदि व्यक्ति जॉगिंग कर रहा है तो वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण थोड़ी ना है, कभी वो स्पीड से होगा, कभी कम स्पीड से होगा। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है, नहीं दोस्तों, एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, तो ऑप्शन डी वाला ही सही नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति साइकिल चलाकर बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 मिनट में जाता है और उसी रास्ते से बिंदु बी पर 10 मिनट में वापस आता है। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो उसका औसत वेग ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला है। तो औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब एक व्यक्ति है साइकिल चलाकर बिंदु ए से कहां तक जाता है? बी तक जाता है। कितने मिनट में जाता है? 10 मिनट में जाता है। और उसी रास्ते से बिंदु बी पर 10 मिनट में वापस आता है, और उसी रास्ते से बिंदु बी पर 10 मिनट में वापस आता है। तो इसी रास्ते से गया और इसी रास्ते से वापस आ गया, तो यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पे अपने पहुंच गया। अब यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर ये दूरी है, तो गया भी 1 किलोमीटर हो गया, आया भी 1 किलोमीटर, मतलब टोटल उसने दूरी कितनी तय किया? 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। लेकिन हमसे तो औसत वेग पूछा है। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब वो गया 1 किलोमीटर, वापस उसी स्थान पे आ गया, तो विस्थापन तो हमारा 0 हो गया। जब विस्थापन ही हमारा 0 हो गया तो उसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा। यदि यही पूछता कि कितनी दूरी तय की, तो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आया, मतलब उसने टोटल 2 किलोमीटर की क्या की? दूरी तय की। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता डैश को निरूपित करती है। दोस्तों, वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता जो है ये मंदन को प्रदर्शित करती है। किसको? मंदन को। दोस्तों, वेग समय ग्राफ में ऋणात्मक प्रवणता मंदन को निरूपित करती है। जब प्रवणता ऋणात्मक होती है तो इसका अर्थ है कि वेग समय के साथ घट रहा है, और वेग में इस कमी को मंदन या ऋणात्मक त्वरण हम कहते हैं। जब प्रवणता धनात्मक होती है तो इसका अर्थ है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है, यह धनात्मक त्वरण को निरूपित करता है। और जब प्रवणता शून्य होती है तो इसका अर्थ है कि वेग क्या है? हमारा स्थिर है और बदल नहीं रहा है। तो इस स्थिति में त्वरण कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विराम अवस्था वाले 500 ग्राम द्रव्यमान के एक भार को धकेलने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी ताकि 20 मीटर की दूरी पर उसका अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाए? मान ले कि कोई घर्षण नहीं है और जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
दोस्तों क्वेश्चन को पहले आपको समझना है, हमसे दिया क्या क्या है, पूछा क्या क्या है। हमसे पूछा है बल। बल हम जानते हैं, बल F बराबर क्या होता है दोस्तों, बल F बराबर होता है m इंटू ए के, m इंटू ए के होता है। अब दोस्तों द्रव्यमान तो हमको दिया गया है, लेकिन त्वरण हमको नहीं दिया गया है, लेकिन हमको दूरी दे दी गई है और अंतिम वेग दे दिया गया है। जब हमको दूरी और अंतिम वेग दे दिया गया है तो गति का तृतीय समीकरण हमको पता है क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अंतिम वेग कितना है दोस्तों 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब विराम अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2a, ए की जगह g का मान रखेंगे तो g का मान कितना दिया गया है हमको, अच्छा a का मान हमको निकालना है, तो a 2a हो जाएगा। s कितना दिया गया है हमको, दूरी ये 20 दी गई है, ये दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40 a के। तो a बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 40 से काट देंगे 10 बार में, तो हमारा त्वरण निकल के आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें त्वरण का मान निकल गया है, द्रव्यमान हमको दिया गया है, तो यहाँ से हम बल निकाल लेंगे। तो बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए के। m दिया गया है हमको 500 ग्राम, ये ग्राम में दिया, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे। जब 1000 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम, और a का मान कितना है हमारे पास में 10 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो बल कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 5 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना, 5 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में जूल दिया है, जूल दिया है, न्यूटन दिया है, न्यूटन दिया है, तो इतना तो कंफर्म आ गया कि जूल तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, तो आप तो दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। अब ये दो ही ऑप्शन थे, इसलिए हमको सॉल्व करना होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई गतिशील पिंड ऋणात्मक त्वरण का अनुभव करता है तो वह डैश। दोस्तों यदि कोई गतिशील पिंड ऋणात्मक त्वरण का अनुभव करता है तो वो क्या हो रहा है, वे मंदन से गुजर रहा होता है। किससे, मंदन से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब कोई गतिशील पिंड ऋणात्मक त्वरण अनुभव करता है तो इसका अर्थ है कि पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। यह तब होता है जब त्वरण की दिशा पिंड के वेग की दिशा कैसे होती है, विपरीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाल और वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों चाल और वेग के संबंध में हमको सही कथन बताना है। वेग सदैव चाल से अधिक होता है क्या, नहीं, गलत बात। चाल और वेग सदैव परिमाण में बराबर होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल गलत बात। किसी पिंड का वेग अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी चाल नियत होती है, ये सत्य बात है दोस्तों। किसी पिंड का वेग अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी चाल क्या होती है, नियत होती है। किसी पिंड की चाल अलग अलग हो सकती है, नहीं, चाल नहीं, वेग अलग अलग हो सकता है और चाल नियत होती है। दोस्तों चाल एक जो है अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। वेग जो है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है, और किसी पिंड का वेग अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी चाल कैसी होती है, नियत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड का वेग नियत बना रहता है तो कौन सा कथन सही है। दोस्तों यदि किसी पिंड का वेग नियत बना रहता है तो सही कथन क्या हो जाएगा, इसकी दिशा अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी पिंड का वेग नियत है तो उसकी दिशा क्या होगी, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेग एक सदिश राशि है, वेग का परिमाण व दिशा दोनों होती है। यदि किसी पिंड का वेग नियत बना रहता है तो इसका अर्थ है कि समय के साथ ना तो इसके परिमाण में कोई बदलाव आ रहा है और ना ही इसकी दिशा में कोई बदलाव आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पिंड अपनी विराम अवस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों जब दूरी की बात करें ना तो डायरेक्टली आपको गति का तीसरा समीकरण निकालना है, वहां से हमको v1 निकालना है और वहीं से हमको क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे v1, तो क्या हो जाएगा, v1 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, v1 निकालेंगे। अब विराम अवस्था है तो u तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं, क्या नहीं। 2 इंटू त्वरण का मान कितना है हमारे पास में, त्वरण हमको दिया गया है 3 और पहले की दूरी कितनी है, 13.5 है, 13.5 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 तिया 6,
6 इंटू 13.5, तो 6×5 = 30 की शून्य हासिल का है 3, 6×3 = 18 और 3 21 की 1 हासिल का है 2, 6 कम 6, 6 और 2 8। तो ये हमारा कितना निकल के आया V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर निकल के आया हमारा 81। तो V हमारा क्या निकल के आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। 81 किसका स्क्वायर होता है 9, किसका होता है 9 का स्क्वायर होता है। हमने V निकाल लिया, अब हम V2 निकाल लेते हैं। ये हमने V1 निकाल लिया, V2 भी इसी प्रकार से निकालेंगे। V2 बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, तो U तो 0 है, तो 2A का मान कितना है हमारे पास में, U का मान तो 0 है, तो 2A का मान कितना है हमारे पास में 3, और दूरी कितनी है 54 है, तो 54 का रख लेते हैं। तो 2 तिया 6, 6 से 54 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौ 24 की 4 हासिल का है 2, 6×5 = 30 और 2 32, 324। तो ये V2 का स्क्वायर क्या आ गया 324 आ गया। 324 किसका होता है, तो 324 जो होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो V2 कितना निकल के आ गया हमारा 18 निकल के आ गया। अब औसत वेग पूछा है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 हो जाएगा 27, 27/2 कर लीजिए, तो 27/2 मतलब 13.5 मीटर प्रति सेकेंड। यही क्या होगा हमारा, यही होगा हमारा औसत वेग। ऑप्शन में कौन सा सी हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, तो 20 सेकंड बाद उस कार का वेग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, वेग पूछा है। तो दोस्तों हमको क्या दिया गया है, त्वरण दिया गया है और समय दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, वेग। तो हम गति का पहला समीकरण लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। कोई दिक्कत इसमें। v हमको निकालना है दोस्तों, u हमारा प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है हमको प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है। कितना प्रारंभिक वेग हमारा, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस a का मान कितना है हमारे पास में 3.2, और समय कितना है हमारे पास में 20 सेकेंड है। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 32 दूनी 64, तो वेग कितना निकल के आएगा हमारा 64 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विराम अवस्था से समान त्वरण पर चलती है। दोस्तों एक 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार है, जो 1 सेकेंड तक त्वरणशील कार से कितनी अधिक दूरी तय करती है, ये हमसे पूछा है। तो निकाल लेते हैं दूरी। तो दूरी निकालने क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे हम दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले का समय कितना, ut तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग मतलब ही नहीं है। पहले का त्वरण कितना है, a है, समान त्वरण है। समय कितना है 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4a/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे का निकाल लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो 1 सेकंड में 1/2, a का मान तो a है, t का मान 1 है, तो ये हो जाएगा a/2। तो दूरी कितनी निकल के आई, a/2 निकल के आई। ये हमारी S1 है, ये S2 है, ये S1 है, सॉरी ये S2 है, और ये क्या है हमारी S1 है। अब एक चीज बताइए, ये जो a/2 है ये S1 के बराबर है, तो क्या मैं ये a/2 की जगह S1 रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S2 है, S2 बराबर क्या हो जाएगा 4s1, 4s1। मतलब जो S2 है 2 सेकंड तक त्वरणशील जो कार है, वो 1 सेकंड तक त्वरणशील कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी, 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी। कितनी गुनी, देखिए 4 गुना दिख रहा है ना, 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं, तो इसे रोकते समय वह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों जो दूरी होती है ना, वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है किसके, दूरी के स्क्वायर के। अब यदि कार की गति को दोगुना करोगे तो ये 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो दूरी क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जा रहा है। 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों एक कोई वस्तु है जो विराम से मतलब प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 0 है। त्वरण कितना दिया गया है हमको 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और समय कितना दिया गया है हमको 5 सेकंड दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का वेग। हमको त्वरण दिया गया है, समय दिया गया है, u पता है, तो हम पहला समीकरण लगा लेते हैं।
v बराबर u प्लस ए टी। यू का मान कितना है 0, ए का मान कितना है 5 और टी का मान कितना है 5। तो वेग कितना होगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है तो उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है हमसे? उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर बटे समय। 2 पाई आर बटे समय मतलब परिधि बटे समय। अब परिधि हमको कितना दिया गया है दोस्तों? परिधि दी गई है 36,000 किलोमीटर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 36,000। और समय कितना है? समय हमको लगता है 20 घंटे। कितना लगता है? 20 घंटे लगता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 से काटेंगे कितने बार जाएगा? ये 18 से जाएगा 100 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 500। तो 500 मीटर प्रति सेकंड जो होगी, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों जब भी आपको समय दे दिया और औसत वेग पूछे ना, तो आपको गति का पहला समीकरण लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। u प्लस ए टी का समीकरण लगा लिए। तो पहले लेकर निकालिए v1। v1 क्या हो जाएगा? 0 है तो 0 प्लस a का मान कितना है? 3 है, और समय कितना है? पहला 2 सेकेंड है। तो v1 कितना निकल के आ गया हमारा? ये आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से v2 निकाल लीजिए। v2 निकालेंगे तो u तो हमारा 0 है, प्लस a का मान कितना है? 3 है, और समय कितना दिया है? 4 सेकेंड, तो 312। तो कितना निकल के आया? v2 हमारा 12 निकल के आ गया। अब उनसे पूछा औसत वेग, तो 12 में से 6 घटेंगे तो कितना? 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। दोनों का योग करके आधा कर दीजिए। 12 और 6 18, 18/2, तो 9 जो होगा वो क्या होगा? औसत वेग होगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों इसके पहले जो हमने कराया, इसका क्वेश्चन अब सॉल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, ये 1 सेकेंड है, समय 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच पूछा है। सॉल्यूशन आप करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु 5 सेकेंड में 30 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 30 मिनट की दूरी के लिए 3 सेकेंड का समय लगाती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 30 मीटर, और 30 मीटर मतलब कुल दूरी है हमारी 60 मीटर। कुल समय कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है पहले, फिर 3 सेकंड, मतलब कुल समय कितना लग रहा है? 8 लग रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 7 56 बजेगा कितना? 4, 8 बचे 40, तो 7.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माने, ये बोला है हमको। अब दोस्तों कोई गेंद है जिसको 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर, एक गेंद है इसको 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, और हमसे क्या बोला है कि 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण, मतलब हमको दूरी एक मान से निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगाएंगे अपन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, दूरी निकालना है यू टी, तो 30 मीटर की प्रति सेकंड की गति से, तो प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? 30 है। ठीक है, समय कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है 4 सेकंड, प्लस हाफ ए का मान कितना है हमारे पास में? ए हमको जी, ए की जगह जी रखना है। अब ऊपर फेंक रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर कार्य करेगा, तो जी का मान क्या लेंगे अपन? माइनस में लेंगे, तो ये आ जाएगा -10, और क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको करिए 120 प्लस 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 16 पंचे 80, तो ये माइनस में आएगा 80। कितना आएगा? ये आएगा हमारा किस में? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा? 120 माइनस 80 कर देंगे, तो 120 में से जब 80 जाएगा तो दूरी कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? 40 मीटर निकल के आ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। दोस्तों समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल जो होता है ना, ये किसको देता है? विस्थापन के परिमाण को देता है। तो विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों औसत गति जो है ना, ये किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? तो दोस्तों कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग क्या होगा? तो ये वस्तु नियत त्वरण के साथ, तो वेग क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। अब कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों वेग नियत, ये तो 0 हो जाएगा, और नियत त्वरण है तो त्वरण भी नहीं लेंगे, तो वेग जो होगा वो सीधी प्रोपोर्शनल होगा किसके? समय के। तो सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय होता है। तो कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग सीधे समय के लिए क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? दोस्तों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत होती है तो इसका औसत वेग जो होता है वो होता है प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से x बराबर 0 मीटर t बराबर 0 सेकंड पर चलना प्रारंभ करती है। यह x अक्ष के साथ निरंतर त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलती है। समय 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच उसका औसत वेग क्या होगा? बस कुछ नहीं करना है आपको, v बराबर u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाइए। हमने इसके पहले बताया कैसे करना है। तो पहले v1 निकाल लेते हैं अपन। v1 क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो 0 प्लस a का मान कितना है दोस्तों? 4 है, और पहला समय कितना है? 2 है, तो हमारा v1 कितना निकल के आ गया? 8 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे v2, तो v2 निकालेंगे, प्रारंभिक वेग तो 0 है, त्वरण कितना है? 4 है, और सेकंड कितना है? 6, तो 4 छक 24, हमारा v2 कितना निकल के आ गया? 24 मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। 24 और 8 32, 32 का आधा 16, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमको इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गेंद शुरू में स्थिर एक इमारत के ऊपर से स्वतंत्र रूप से गिरती है और 40 मीटर प्रति सेकंड के अधिकतम वेग तक पहुंचती है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का उपयोग करें। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक गेंद है जो शुरू में स्थिर है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा क्या है? 0 है। ये यहां से ऊपर से गिराई जाती है, ये घड़ी की नीचे की ओर गिर रही है। हमसे पूछा है यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है? h का मान हमको पूछा है, और बोला है कि ये 40 मीटर प्रति सेकंड के अधिकतम वेग तक पहुंचती है, मतलब अंतिम वेग कितना है हमारे पास में? 40 मीटर प्रति सेकंड है। अब ऊंचाई है, ऊंचाई एक मान से दूरी है, हमको u पता है, v पता है, और त्वरण भी पता है, तो हम तृतीय समीकरण लगा लेते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as या 2ag, जो भी आपको रखना है। v का मान कितना? 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। u का मान तो 0 है, 2, a का मान कितना है? 10 है। अब नीचे ही आ रही है तो प्लस में लेंगे 10 का मान, और हमको क्या निकालना है? ऊंचाई h या s दूरी निकालना है। ठीक है, काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 0 0। तो जो दूरी या ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 80 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण डैश पर सर्वाधिक होता है। दोस्तों गुरुत्व जनित त्वरण जो होता है ना, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किस पर? ध्रुवों पर। दोस्तों गुरुत्व जनित त्वरण ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार विराम अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से गतिमान है। इस कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है? 10 सेकंड में तय की गई दूरी। विराम अवस्था से चल रही, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 0 है। त्वरण कितना दिया गया है हमको? त्वरण दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय कितना दिया गया है हमको? 10 सेकंड दिया गया है। हमको प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण पता है, समय पता है, हमसे पूछा है दूरी, तो हम लगाएंगे
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, एस निकालना है, यू तो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ, ए का मान कितना है दोस्तों 3 है, टी का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, कितने बार में जाएगा ये 50 बार में, 50 इंटू 3 करेंगे तो दूरी जो कितनी निकल के आएगी हमारी 150 मीटर निकल के आएगी, और यही क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला है। दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1/2 m का मान कितना है 5000 इंटू v2 का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, v1 का स्क्वायर 625, कर लिए जीरो, दो में से जो गए 12 में से 6 गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब काट लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य 300 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितने जीरो 1 2 3 4 5, 3 2 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब मेगा जूल में लगा तो हम जानते हैं मेगा मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 होता है। तो 10 की पावर 6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 6, तो यही क्या होता है 1.5, इसको क्या बोलते हैं मेगा बोलते हैं। तो 10 की पावर 6 मेगा जूल, तो 1.5 मेगा जूल, ऑप्शन नंबर ए सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विराम से x बराबर 0 मीटर से शुरू होती है और x अक्ष के साथ 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण के साथ चलती है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 12.8 मीटर से x बराबर 20 मीटर तक इसका औसत वेग। ये क्या हमने क्वेश्चन आपको नहीं कराया स्टार्टिंग में, क्या आप इसको आप कर सकते हो, आप इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। तो इसको खुद से करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शरीर विराम से शुरू होता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है जब इसका त्वरण स्थिर है। दोस्तों जब विराम से शुरू होता है मतलब प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 0 है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है जब इसका त्वरण स्थिर है। तो मतलब विस्थापन मतलब दूरी तो बताना है, प्रारंभिक वेग हमारा 0, समय भी 0, ए स्थिर है मतलब इसको भी मतलब नहीं है टी स्क्वायर। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो विस्थापन होगा वो समय के स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह मुख्य रूप से घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर डैश के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण है कि समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता और गिरता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र में पानी का स्तर बढ़ता और गिरता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश घूर्णन गति का एक उदाहरण है। दोस्तों घूर्णन गति किसे बोलते हैं, जो आसपास घूमती है। तो एक मेज में दराज की गति, गलत बात। पृथ्वी का घूमना ये घूर्णन गति है। सूर्य के चारों पृथ्वी की गति नहीं। एक सीधी सड़क पर कार की गति नहीं। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूर्णन अक्ष के चारों ओर किसी वस्तु की वृत्तीय गति घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी का घूर्णन घूर्णन गति का एक क्या है उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप गति के मामले में गतिज ऊर्जा किस स्थिति में न्यूनतम होती है। तो प्रक्षेप गति के मामले में गतिज ऊर्जा जो है ये उच्चतम बिंदु पर, कहां पर उच्चतर बिंदु पर न्यूनतम होती है। दोस्तों उच्चतम बिंदु पर जब पहुंचेगी तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी न्यूनतम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समय के साथ वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिंड को r त्रिज्या वाले ग्रह की सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसका वेग उस ग्रह के पलायन वेग के आधे के बराबर है। वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों जब भी वेग उस ग्रह के पलायन वेग के आधे के बराबर होता है तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जो होती है ना वो r/3 होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चंद्रमा और पृथ्वी की गति इसका उदाहरण है। दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी किस गति का उदाहरण है? तो चंद्रमा और पृथ्वी की गति जो है ये एक समान गोलाकार गति का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुल समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? मतलब कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी औसत चाल। क्या कहलाती है? औसत चाल कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों जब किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। जब भी कोई वस्तु को हम त्वरित करेंगे तो उस पर हमेशा एक क्या कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा। दोस्तों जब किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो उस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब F बराबर ma। मतलब जो बल होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? वो द्रव्यमान के क्या होता है? सीधे अनुपातिक होता है। बल जो होता है द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, और त्वरण क्या होता है? बल के सीधे अनुपातिक होता है और द्रव्यमान के भी समानुपातिक होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड एक समान है? तो दोस्तों मीटर प्रति सेकंड किसकी होती है? तो वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण की तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, गति की होती है मीटर प्रति सेकंड और वेग की भी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्वरण की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो संवेग भी नहीं, गति और संवेग नहीं, बिल्कुल गलत बात। तो गति और वेग की इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल रेखी गति में वस्तुएं चलती है। दोस्तों सरल रेखी गति में वस्तुएं जो है ये कैसी चलती है? तो सीधी पंक्ति में चलती है। कौन सी पंक्ति में चलती है? सीधी पंक्ति में चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी की आपूर्ति शुरू होते ही घास के मैदान में लगा छिड़काव यंत्र का घूर्णन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? दोस्तों आपने देखा होगा ना, घास के मैदान में एक घूर्णन, पानी के छिड़काव के लिए घूर्णन वाला लगाता है, घूमते जाता है, धीरे धीरे घूमते जाता है और पानी छोड़ते जाता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये है दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरे नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पानी की आपूर्ति शुरू होते ही घास के मैदान में लगा छिड़काव यंत्र का घूर्णन न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक डैश होता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जी बराबर होता है F(r)² डिवाइडेड बाई m1 m2। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है किलोग्राम। बल क्या होता है? m इंटू ए, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? बल होता है। इंटू दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो दूरी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। डिवाइडेड बाई m1 m2 दो है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम से तो ये 1 किलोग्राम कट जाएगा। अब ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड -2, तो मीटर 2 है, मीटर तो मीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, मीटर क्यूब। सेकेंड -2 किलोग्राम ऊपर चलेगा तो किलोग्राम -1, किलोग्राम -1। तो दोस्तों मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति किलोग्राम, तो मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी वाला ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर वजन 72 किलो है तो मंगल पर उसका वजन कितना होगा? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हमको बोला है। दोस्तों पृथ्वी पर यात्री का वजन है 72 किलोग्राम, तो पृथ्वी पर यात्री का भार क्या होगा? m इंटू जी होगा, m इंटू जी होगा। m का मान कितना है? 72, जी का मान कितना है? 10। तो जो पृथ्वी पे भार होगा वो कितना होगा? 720 न्यूटन होगा। पृथ्वी भार कितना निकल के आ गया? 720 न्यूटन। अब जो बोला है मंगल पर यात्री का भार जो है वो पृथ्वी के भार का कितना है? 1/3 है। तो पृथ्वी के भार कितना है? 720 और इसका कितना है? 1/3 है, तो बस 1/3 कर लेंगे, 3 से काट दीजिए तो कितने बार जाएगा? 240 बार में। तो 240 न्यूटन जो होगा वो मंगल ग्रह पे भार होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए 1 घंटा कम लेता है यदि इसकी गति को साधारण गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है। हवाई जहाज की साधारण गति कितनी है ये हमसे पूछा है। दोस्तों एक हवाई जहाज जो है ना वो 1200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 1 घंटा कम लेता है। कब लेता है? जब इसकी गति को साधारण गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है तब। हमसे पूछा है हवाई जहाज की साधारण गति कितनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है? दोस्तों हम एक चीज जानते हैं, समय t बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होता है, सभी लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड को होता है। डिस्टेंस कितना है दोस्तों? ये है हमारे पास में 1200। अब स्पीड क्या ले? तो ऑप्शन से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला ही। इसकी स्पीड कितनी थी? सामान्य स्पीड कितनी थी? 300 थी। ठीक है 300 ले लिया अपन ने। तो ये कितना निकल के आ गया हमारा? 4 घंटे। मतलब 4 घंटे इसको समय लगता 1200 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए सामान्य गति से ये चलता। तो लेकिन उसने क्या बोला? इसकी गति को साधारण गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है। अब साधारण गति कितनी माने हमने? 300 माने। अब इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है तो 100 किलोमीटर जब प्रति घंटा बढ़ेगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो जब वहां समय कितना लगेगा वो देख लेते हैं। तो दूरी तो 1200 ही थी, स्पीड को 300 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए तो स्पीड कितनी हो गई? 400 हो गई। तो हमको समय कितना लगा? 3 घंटे लगा। अब ये देखिए जब हमने 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो समय हमको 1 घंटा कम लगा। तो बिल्कुल सही बात है ना। देखिए पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 3 ही घंटे लग रहे हैं। तो 1 घंटा कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हमने जो ऑप्शन चूज किया था डी वाला, यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। जो साधारण गति है वो कितनी है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वेग डैश के परिवर्तन की दर है। तो दोस्तों वेग जो है ना ये विस्थापन के परिवर्तन की दर है। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और वेग विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक बस 5 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत गति क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों गति क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है डिस्टेंस कितनी है? 60। समय कितना लग रहा है? 5। तो काट दीजिए, 5 से कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 5 दूनी 10 तो 12। अब ये मीटर प्रति सेकंड है, हमको तो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 18/5 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 की 6, हासिल का है 3, 18 एकम 18, 18 और 3 21, तो 216 बटे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौक 20, बचा कितना? 1, 5 तिया 15, लगाए दशमलव, 5 दूनी 10, तो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक 19.62 मीटर ऊंची खिड़की से एक गेंद को नीचे गिराया जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों अब यहाँ पे हमको सिर्फ क्या दिया गया है? ऊंचाई दी गई है, दूरी एक मान से दूरी का मान दिया गया है हमको। हमसे क्या पूछा है? समय कितना लगेगा। u कितना है? 0 है। तो समीकरण लगा लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ जी टी स्क्वायर आप ले सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है क्योंकि जी का मान हमको यहाँ पे रखना होगा। तो एस कितना है? 19.62। प्रारंभिक वेग 0 है तो क्या हो जाएगा? तो 0, तो 1/2। जी का मान क्या लेंगे हम? जी का मान लेंगे हम 9.81। कितना लेंगे? 9.81 लेंगे। और टी स्क्वायर तो हमको निकालना है। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा? 19.62 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81 बराबर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर के हो जाएगा। इसको देखिए, इससे जो कटेगा ये कितने बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। 2 दूनी 4, तो टी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 4 के। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 2 सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ट्रक को 5000 न्यूटन के ब्रेकिंग बल के साथ अचानक ब्रेक लगाया जाता है। रुकने से पहले ट्रक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। रुकने से पहले ट्रक द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। दूरी हमको निकालना है दोस्तों। तो दूरी निकालने के लिए हमको त्वरण पता होना चाहिए, लेकिन त्वरण तो हमको दिया नहीं गया है। लेकिन त्वरण निकालने के लिए हमको जो मान चाहिए वो दिया गया है। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? m इंटू ए के होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से क्या मैं त्वरण निकाल सकता हूँ? क्योंकि हमको बल का मान दिया गया है, कितना है? 5000 न्यूटन है।
एम कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, इंटू ए हो जाएगा। तो काट लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, त्वरण का मान हमारा 5 निकल के आ जाएगा। अब ये 5 जो आया है ना, इसको हमको माइनस में लेना है। अब माइनस में क्यों लेना है, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। तो जब ब्रेक लगाएंगे तो मंदन होगा कि नहीं होगा, मंदन होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम 5 माइनस में लेंगे, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है दोस्तों, ठीक है। हमसे पूछा है दूरी, तो लगा लेते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है दोस्तों हमारे पास में, v का मान कितना है, 0। u का स्क्वायर मतलब u कितना है, 20 का स्क्वायर 400। 2a, तो a का मान तो -5 है, तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू एस हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 400, ये हो जाएगा -10s। तो कितना हो जाएगा, -400 बराबर -10s। तो इससे कट जाएगा, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को 19.62 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्राप्त होने वाली अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अधिकतम ऊंचाई पूछा है दोस्तों यहाँ पे। अब लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्राप्त होने वाली अधिकतम ऊंचाई। अब जब लंबवत ऊपर की ओर पीछे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग तो हमको दिया गया है 19.62 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा है अधिकतम ऊंचाई, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as या 2gh, ये आप लगा लीजिए। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, 0 बराबर u का स्क्वायर, तो 19.62 का स्क्वायर मतलब ये हो रहा है 19.62 स्क्वायर ले लेते हैं, 19.62 का स्क्वायर माइनस 2। माइनस क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि ऊपर जब फेंकेंगे तो जो बल गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा जी, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना, वो तो नीचे की ओर कार्य करेगा, इसलिए हमने माइनस लिख लिया यहाँ पे। जी का मान कितना लेंगे, 9.81 इंटू 2gh, h का मान कितना है, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 दूनी 90 दूनी 180, 180 और 196, तो ये हो जाएगा, हाँ इसको अपन क्या करेंगे, 196 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19.62 इंटू 19.62 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, यही कर लेते हैं अपन, ठीक है, यही कर लेते हैं 9.81। देखो ये इससे कितने बार में जाएगा, 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, 19.62 बचा, और यही क्या है, ऊंचाई होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संवेग की इकाई है, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग होता है हमारा क्या, संवेग। द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, और वेग को क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है, ऑप्शन नंबर बी वाला है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई क्या होती है, दोस्तों गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरी डी पर रखे गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। तो दूरी डी पर रखे गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है हमारे 1/d² के समानुपाती। क्योंकि हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, Gm1m2 बाई d² के, मतलब दूरी के स्क्वायर की क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। मतलब ये जो G होगा वो क्या होगा, 1/d² के समानुपाती होगा, ठीक है। क्लियर क्लियर, समानुपाती क्यों बोला मैंने, क्योंकि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तो होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपात 1/d² के व्युत्क्रमानुपाती होगा ना, 1/d के थोड़ी ना होगा, इसलिए यहाँ पे समानुपाती बोला है। तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम जमीन पर चलने में सक्षम है क्योंकि, दोस्तों हम जमीन में चलने में सक्षम है क्योंकि क्या है, घर्षण है, इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड को 10 सेकंड में स्थिर अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड वेग तक त्वरित कर देता है। 1 सेकंड में पिंड के संवेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा, ये हमसे पूछा है।
दोस्तों जो संवेग में परिवर्तन का परिमाण जो होता है ना, मतलब जो संवेग में परिवर्तन मतलब द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन का जो परिमाण होता है वो बल और समय में हुए परिवर्तन के परिमाण के समानुपाती होता है। तो बल कितना है हमारे पास में 20 है और समय में परिवर्तन 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में निकालेंगे। तो जो द्रव्यमान समय संवेग में परिवर्तन का परिमाण जो होगा वो कितना होगा, 20 किलोग्राम प्रति मीटर मीटर प्रति सेकंड, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी पर किसी स्थान द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है। स्थान पर g बाई g का अनुपात g सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण घटक द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। m पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है और r पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो g बाई जी बोले तो क्या हो जाएगा, m बाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं। ये g जो है ये g अपॉन में g आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, m बाई आर स्क्वायर बचेगा। तो m बाई आर स्क्वायर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम की स्थिति में m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक बल लगाया जाता है। वेग समय ग्राफ को मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा के रूप में पाया जाता है और ढलान c के साथ x अक्ष पर झुका हुआ सो पाया जाता है। वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा m इंटू सी के। क्या होगा, m इंटू सी के होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माना किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या उसके मान से आधी कर दी जाए तो 1 किलोग्राम वस्तु का भार हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है जी वो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर और वस्तु का भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी के होता है। एम इंटू जी के होता है, एम इंटू जी के होता है। अब यहाँ पे एम का मान है 1 किलोग्राम, एम का मान कितना है हमारे पास में, 1 किलोग्राम है। तो हमसे बता वस्तु का भार हो जाएगा और बोल रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या आधी करने पर। यदि हम पृथ्वी का द्रव्यमान त्रिज्या आधी करेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हम यहाँ पे g बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान जी एम बाई टू और त्रिज्या को भी आधा कर देंगे तो 1/4 आर स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम बाई टू, जी एम बाई टू आर स्क्वायर और ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4 जी एम बाई टू। तो 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 2 जी एम बाई आर स्क्वायर, 2 जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, जी ही तो है, तो 2 इंटू जी हो जाएगा, 2 इंटू जी हो जाएगा, 2 इंटू जी। और यही क्या हो जाएगा, एम जी करना है तो एम का मान तो 1 है तो 2 जी, यही तो क्या होगा 2 जी न्यूटन जो होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की एक गेंद को एच ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर जमीन पर गिरा दिया जाता है। जब गेंद आधी ऊंचाई से गिरती है तो गेंद का वेग कितना होता है, प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए, जहां जी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। दोस्तों जब गेंद ऊंचाई पर होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और जब इसे कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। इसलिए जैसे ही कोई वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब ये बोले कि 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो होगा। और हमसे बोला है जब गेंद आधी ऊंचाई से करती है, मतलब इसका ऊंचाई का मान आधा हो गया, एच का मान क्या होगा, एच बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच बाई टू, ये हो जाएगा। तो दोस्तों m से तो m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये हाफ इससे ये भी कट जाएगा 2 से, तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर बराबर जी एच के बचेगा, वी स्क्वायर बराबर जी के, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एच होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट जी एच। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कण अचर बल के प्रभाव में विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी x तथा पहले 40 सेकंड में चली गई दूरी y है तो क्या क्या होगा, इसका सही पूछा है। दोस्तों पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी x तथा पहले 40 सेकंड में चली गई दूरी y है तो क्या होगा,
4x बराबर y, मतलब y बराबर 4x ही हो तो होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मान रख दीजिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में मान रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए u विरामावस्था तो जीरो हो जाएगा, तो 1/2 ए का मान हमको क्या है, ए का मान तो ए ही है, टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो जाएगा ये 2 से 200, तो ये हो जाएगा 200 ए, ये होगा 200 ए। दूसरी की बात करें फिर एस रखेंगे, एस बराबर ये तो जीरो हो जाएगा 1/2, ए तो ए रहेगा, टी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, तो ये कितना हो जाएगा 800 ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये S1 निकाल लिया हमने, S2 निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा ये 800 ए। तो मतलब समीकरण 1 इंटू 4 से 4x बराबर क्या हो जाएगा 800 ए। अब देखिए ये 200 और 800, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको भी 800 बनाना है, इसको भी 800 बनाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर 800, और यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 800, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 4x माइनस वाई बराबर 0 के, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, तो 4x बराबर y, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x निकला था, ये हमारा y निकला था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक कण प्रारंभ में 20 सेकंड तक 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग में, अगले 20 सेकंड तक 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा अंतिम 20 सेकंड तक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, तो कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो दोस्तों पहले 20 सेकंड तक 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कुल दूरी निकालेंगे तो 20 या 60, कुल दूरी क्या होगी 60। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड और इंटू टाइम 20 या 60, प्लस अगले 20 सेकंड तक तो 20 × 80, प्लस फिर अगले 20 सेकंड तक 20 × 5 = 100, और कुल समय कितना लग रहा है 20 20 20 मतलब 60, जोड़ लीजिए 60 80 100, तो ये हो जाएगा 180 और 60 240 बटे 60, 240 बटे 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक कण सरल रेखा में नियत त्वरण से गति कर रहा है, टी सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करने के बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। टी का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। दोस्तों इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो टी का मान हमको पूछा है। तो गति का तीसरा समीकरण से हम क्या ए का मान निकाल सकते हैं क्या? अगर हम ऐसे भी निकाले, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय, लेकिन समय तो हमको नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वेग का मान निकालते हैं। तो वेग सॉरी त्वरण का मान निकालते हैं। त्वरण का मान निकालने के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कर ले क्या, इससे त्वरण का मान निकल जाएगा हमारा, क्योंकि हमको v भी पता है, u भी पता है, s भी पता है। तो v का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, प्लस 2 इंटू ए, एस का मान कितना है 200 है। ठीक है, तो 1600 माइनस 400 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1200, 1200 बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 400 ए, काट देते हैं 1 2 1 2 4 3, ए का मान कितना निकल के आ गया 3 मीटर प्रति सेकंड हमारा निकल के आ गया स्क्वायर में। अब क्या बोला है, टी का मान ज्ञात किए, तो v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। v का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 40 है, u का मान कितना है हमारे पास में, u का मान 20 है, प्लस a का मान हमने कितना निकाला 3, और समय हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 40 में से 20 गए, 20 बराबर 3t, तो 3t बराबर क्या आ जाएगा 20/3, 3 से काटेंगे 3 6 18, तो 6 दशमलव कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक पिंड गति करता है, यदि यह 2 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों प्रारंभिक वेग दिया गया है हमको 40 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है पिंड का त्वरण, तो वही s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर s का मान कितना है 100, u कितना है हमारा 40, समय कितना है t प्लस हाफ, a का मान हमको निकालना है, और t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, यही करना है। तो कितना हो जाएगा 100, अब ये 40 दूनी 80 माइनस हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 2a के बराबर हो जाएगा। 100 में से 80 गए 20 बराबर 2a। तो a बराबर कितना आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 से 45 डिग्री पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई h व 36 परास r में क्या संबंध होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2। तो जब 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 2g, यही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, ये u स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 4g। उसी प्रकार 36 परास की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 36 परास r बराबर होता है दोस्तों u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी होता है। तो थीटा की जगह 45 रखूंगा तो 45 दूनी 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90, ये तो साइन 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। अब बोला है h और r में क्या संबंध होगा, तो ठीक है r बाई एच कर लेते हैं हम लोग। तो r का मान हमने कितना निकाले दोस्तों, ये निकाले u स्क्वायर बाई जी, और h का मान कितना निकाले हमने, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, ये सॉरी u स्क्वायर बाई 4g, सॉरी u स्क्वायर बाई 4g। अब दोस्तों u स्क्वायर बाई जी बटे u स्क्वायर बाई 4g करेंगे तो देखिए u स्क्वायर से तो u स्क्वायर कट जाएगा, g से g भी कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, ये 4 ऊपर चले जाएगा तो बचेगा क्या r बाई एच। r बाई एच बराबर आ जाएगा हमारे 4 के, तो ये h, तो r बराबर क्या हो जाएगा 4h के होगा कि नहीं होगा, 4h के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला पता है, 36 परास का फॉर्मूला पता है, तो आप इसको कर पाओगे आसानी से। अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और 36 परास r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बस साइन की वैल्यू रखनी है वहां पे 45 की वैल्यू रखना है, और 2 थीटा है मतलब 45 दूनी 90, साइन 90 का मान रखना है। तो ये इससे आप अनुपात निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई कण विराम से प्रारंभ करके 10 सेकंड तक 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। इसके बाद 30 सेकंड तक नियत चाल से चलता है। तत्पश्चात 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से अवमंदित होकर रुक जाता है। तो कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। दोस्तों कोई कण विराम से प्रारंभ हो रहा है मतलब प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, 0 है। तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में प्राप्त वेग कैसे क्या होगा, तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में प्राप्त वेग जो होगा वो होगा v बराबर u प्लस ए टी। तो u का मान तो 0 है, तो a का मान कितना है 2 है, और सेकंड कितना है, सेकंड है हमारे पास में 10। तो जो 10 सेकंड में प्राप्त वेग होगा वो कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर से प्रति सेकंड हमारा वेग निकल के आ गया। 10 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी, तो 10 सेकंड में तय दूरी क्या निकालेंगे हम, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालेंगे। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकल जाएगी हमारी, है ना। तो s बराबर ut तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि u का मान 0 है। हाफ a का मान कितना है दोस्तों, हाफ a का मान है 2, और t का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, तो 10 सेकंड में चली गई दूरी हो गई वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 100 मीटर निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 100 मीटर निकल के आ गई। अब बोलता है इसके बाद 30 सेकंड तक नियत चाल से चलता है। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड तक वो नियत चाल से चल रहा है, मतलब कौन सी चाल से चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है 30 सेकंड तक। तो दूरी क्या होगी यहाँ पे, दूरी जो होगी वो होगी स्पीड इंटू टाइम के, स्पीड इंटू टाइम की होगी दूरी बराबर। अब देखो नियत चाल से चल रहा है 30 सेकंड तक, तो स्पीड क्या है उसकी 20 है, और कितने सेकंड तक चल रहा है, 30 सेकंड तक चल रहा है। तो दूरी कितनी तय करेगा वो करेगा 600 मीटर की दूरी, 600 मीटर की दूरी तय करेगा। इसके पश्चात 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से अवमंदित होकर रुक जाता है। अवमंदित होकर रुक जाता है मतलब, अवमंदित होकर रुक जाता है मतलब वो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से निकाल लेंगे हम दूरी का मान।
2as, ठीक है। v का मान कितना है दोस्तों? v का मान है हमारे पास में 20, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। u तो हमारा 0 है। 2 इंटू a का मान कितना है हमारे पास में? 4, और s हमको निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8s, 8 से इसको काटेंगे, 8 पंचे 40, 8 शून्य शून्य, तो 50 मीटर ये 4 सेकंड में जब इसके पास 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जब चलता है, अवमंदित होकर रुक जाता है, तो वो तय तय की गई दूरी है। तो कुल दूरी पूछा है। देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगी? 100 मीटर। जब 10 सेकंड तक चला तो 100 मीटर की दूरी चला। फिर 30 सेकंड तक नियत चाल से चला तो 600 मीटर की दूरी चला, तो कितनी हो गई? 700 मीटर। और उसके बाद जब 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से अवमंदित होकर रुका तो 50 मीटर की दूरी चला, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 600 प्लस 1 700, 700 प्लस 50, 750 मीटर की वो टोटल क्या किया? दूरी तय किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ये हमसे पूछा है। दोस्तों मान लेते हैं प्रारंभिक वेग u था, इससे जब प्रक्षेपित किया गया तो कितनी दूरी तय करता है? 50 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अब प्रक्षेपित करने की बात कर रहा है ना, तो जब प्रक्षेपित किया जाता है तो 36 में r बराबर क्या होता है? ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 थीटा बाई जी। मतलब हमको एक चीज पता चल गया कि जो r है प्रक्षेपण है, परास है, जो परास वो जो होती है वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब ये बोल रहा है कि जब दोगुने वेग से इसे प्रक्षेपित किया गया, तो मतलब वेग को दोगुना किया गया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो जो परास होगा, परास दूरी जो होगा वो कितनी तय करेगा? 4 गुना अधिक दूरी तय करेगा। कितनी करेगा? 4 गुना अधिक। तो 4 गुना 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 गुना 250, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की परिधि 18,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है तो इसे पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है। तो उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, 18,000 घूर्णन गति निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2πr/t। समय कितना है? 22 घंटे। काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 9 18, 900। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 पंचे 90, 55 25, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 40 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वह एक पत्थर गिराता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराते समय वेग क्या होगा? तो वेग हमको निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh। v का मान कितना है? हमको वेग निकालना है v स्क्वायर। u का मान क्या है? शीर्ष पर खड़ा है तो प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, तो u का मान क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2, g का मान कितना है? 10 है। नीचे गिराया जा रहा है इसलिए g का मान हम क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। और h कितना है दोस्तों? ये है 40। तो ये हो गया कितना? 40 दूनी 80, 80 इंटू 10 800। तो v स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 800। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं v बराबर 20√2। कितना आ जाएगा? 20√2। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से x बराबर 0 मीटर से शुरू होती है और x अक्ष के साथ 3.2 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलती है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 25.6 मीटर से x बराबर 40 मीटर तक इसका औसत वेग कितना होगा? दोस्तों औसत वेग दोस्तों इसके पहले सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गेंद विराम अवस्था से किसी मीनार से स्वतंत्र रूप से गिरती है और 80 मीटर प्रति सेकंड के अधिकतम वेग तक पहुंचती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो दोस्तों ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वी स्क्वायर प्लस 2 u स्क्वायर प्लस 2gs, मतलब वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। वी का मान 80 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच। विरामावस्था से मतलब u का मान 0। तो h क्या होगा? 64 से बढ़ 20 काट देंगे, 320 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 न्यूटन का एक बल
एक पिंड को 10 सेकंड में स्थिर अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग तक त्वरित कर देता है। 1 सेकंड में पिंड के संवेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा, ये होता है। तो संवेग में परिवर्तन का परिमाण जो होता है ना दोस्तों, वो बल इंटू समय में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल कितना है, 30 है, और समय कितना है, 1 है। तो 30 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। यदि एक अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो मंगल पर उसका वजन कितना होगा। तो पृथ्वी पर वजन क्या होगा, m इंटू जी होगा। m का मान कितना है दोस्तों, 60 है। g का मान कितना है, 10 है। तो जो पृथ्वी पर वजन होगा कितना होगा, 600 न्यूटन होगा, भार होगा। अब बोला है कि जो मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है पृथ्वी के मुकाबले 1/3 है। तो 600 इंटू 1/3 कर लीजिए, काट दिए 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 2500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ट्रक को 5000 न्यूटन के ब्रेकिंग बल के साथ अचानक ब्रेक लगाया जाता है। तो रुकने से पहले ट्रक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यह हमसे पूछा है। तो दोस्तों दूरी हमसे पूछा है, और हम जानते हैं हमको क्या दिया गया है, बल का मान दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, और गति दिया गया है। तो दोस्तों यहां से क्या मैं त्वरण का मान निकाल सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के होता है, m इंटू ए के होता है। तो a बराबर क्या होगा, F बाई एम हो जाएगा, F बाई एम हो जाएगा। F का मान कितना है दोस्तों, 5000, m का मान कितना है, 2500। तो ये 25 से 2 बार में, तो -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा हमारा त्वरण का मान। अब माइनस में क्यों आया, क्योंकि हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो मंदन होगा ना, ब्रेक लगाएंगे तो माइनस में आ गया। अब बोला है रुकने से पहले ट्रक द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, वी का मान हो जाएगा 0, वी स्क्वायर, यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर तो 1600 हो जाएगा, प्लस 2, ए का मान कितना है, -2, और एस हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1600 बराबर 2 दूनी 4 -4s। तो -4s हो जाएगा, 4 से काट देंगे 416। तो 400 मीटर जो होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से x बराबर 0 मीटर व t बराबर 0 सेकंड पर चलना प्रारंभ करती है। यह x अक्ष के साथ निरंतर त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलती है। समय 2 सेकंड व 6 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। तो कुछ नहीं, v बराबर u प्लस ए टी से सब निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो पहले v1 निकाल लेते हैं। तो u क्या है, 0 है। तो ए टी क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5, और t का मान कितना है 5 दूनी 10, पहला कितना है 2, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया पहला v1 का मान। v2 निकाल लेते हैं। u का मान तो 0 है, a का मान कितना है 5, और t का मान कितना है 30, 5 छक 30, तो v2 का मान कितना है 30। दोनों को जोड़ के क्या कर लीजिए आप, आधा, 30 और 10 40, 40 का आधा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, औसत वेग होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधी रेखी गति वाला एक वाहन 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है और 175 मीटर की दूरी पर एक समान रूप से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। सीधी रेखी गति वाला एक वाहन 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है और 175 किलोमीटर की दूरी पर एक समान रूप से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमको क्या बोला है, समय पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, प्रारंभिक वेग u कितना है हमारे पास में 54 किलोमीटर, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18, 18 तिया 54, 3 5 15, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार 72 किलोमीटर की बात करें तो 72 इंटू 5/18, 18 चौ 72, 4 पंचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है उसने कि इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताइए, दूरी को हमको निकालना है समय, तो जो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा क्या, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोस्तों 175, स्पीड हमको नहीं पता क्या है, स्पीड हमको नहीं पता। अब स्पीड हमको नहीं पता है, लेकिन त्वरण हम जानते हैं कि त्वरण जो का मान जो होता है, त्वरण जो होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई समय के। अब हमको समय भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है 15 मीटर प्रति सेकंड वेग u का मान है, अंतिम वेग कितना है v, तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, त्वरण का मान निकाल देंगे। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर,
प्लस 2as का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, प्लस 2a हमको निकालना है, s कितना है हमारे पास में 175 है। ठीक है, तो कितना हुआ, 400 में से 225 जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना, 9 में से 2 गए 7, 3 में से 175, बराबर कितना हो जाएगा, 300 ए के हो जाएगा। तो 175 बटे 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 एकम 75, 175 दूनी 300, तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, त्वरण का मान निकल के आएगा। कितना, 0.5 मीटर सेकंड। अब हमारा त्वरण का मान जो है दोस्तों वो कितना निकल के आ गया, 0.5 मीटर प्रति सेकंड। और हमसे क्या पूछा है, समय के बारे में, तो v बराबर u प्लस ए टी लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी का यूज कर लेते हैं। v कितना है दोस्तों हमारे पास में, 20 निकाले थे हमने, 20 बराबर u का u कितना है, ये निकाले थे हमने 15, प्लस a का मान कितना है 0.5, तो 5/10 कर लेता हूँ, और समय का समय निकालना है। ठीक है, 5 से काट देता हूँ, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गए, 20 में से 15 गए 5, 5 बराबर 1/2t, तो 2 पंचे 10, 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु y ऊंचाई से गिरने में t सेकंड का समय लेती है तथा z ऊंचाई से गिरने में 2t सेकंड का समय लेती है, तो y अपॉन z क्या होगा। दोस्तों y ऊंचाई से, तो मान लेते हैं y ऊंचाई से गिरने में ut प्लस हाफ at इसको लगाएंगे, तो u तो हमारा 0 है, तो हाफ gt स्क्वायर ही तो होगा, पहले का समय कितना है t है। उसके बाद z की बात करें तो z बराबर क्या हो जाएगा, हाफ g, और t का मान कितना है 2, 2t का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा ये z बराबर आ जाएगा 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर। अब बोला है y अपॉन जेड, तो y का मान कितना है 1/2 gt स्क्वायर, और z का मान कितना है 2gt स्क्वायर। ठीक है, g से g कर गया, t से इसका t स्क्वायर कर गया, तो क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 4, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक शुरू में विराम अवस्था से 14 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करता है और यह गति उसी तरह जारी रहती है। यदि निकाय एक समान त्वरित गति में है तो त्वरण ए कितना होगा, तो त्वरण ए कितना होगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लीजिए। एस का मान कितना है 140, विराम अवस्था से ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ ए का मान हमको निकालना है, टी का मान कितना है 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 2 8 16, तो ये कितना हो जाएगा 140/98, काट देते हैं, 98 एकम 98, लगाए दशमलव, तो कितना बच जाएगा 98 एकम 98, 2 42 बच जाएगा, 42 बचेगा तो लगाए दशमलव उतारे सुन, 4 बार में जाएगा, 4 में 36, 2 बार में 1.42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार 10 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो कार का त्वरण क्या होता है, कार का त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय। तो अंतिम वेग कितना है 144, प्रारंभिक वेग कितना है 72। अब एक किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 72 इंटू 5/18, तो 18×4 = 72, 4×5 = 20, 20 हो गया। उसके बाद 144 इंटू 5/18, तो 18 8 ही 144, 8×5 = 40। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग 40 माइनस प्रारंभिक वेग 20 डिवाइडेड बाय समय कितना है 40 में 20 गया 20, 20/10 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गेंद का 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ जमीन से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उड्डयन काल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब उड्डयन काल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2u sin θ/g, 2u sin θ/g होता है। तो दोस्तों अब u क्या है, वेग है, u का मान क्या है, तो वेग है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यू कितना है 20, और साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, और जी का मान कितना है हमारे पास में, ये तो 10 दिया है, 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 इंटू 1 2 सेकेंड, तो जो 2 सेकेंड होगा वो क्या होगा, उड्डयन काल होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से आज समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।